cineinc.com। नमस्कार, आदाब। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान खुर्शीद साहब। लंदन है, ब्रिटिश लाइब्रेरी के बाहर हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का माहौल है, लेकिन मेरा जो मौजू है वो सियासत है। मैं आपसे सीधे कितना पूरी तरह से शुद्ध राजनीति पे बात करना चाहता हूँ। सलमान साहब, इलेक्शन नज़दीक ही समझिए, आपने एक बयान दिया था मुसलमानों के हवाले से कि जिसे कहते हैं ना, जो भी गुजरा है उसने लूटा है। देखिए, बयान नहीं था, लेकिन एक बहुत अहम बात थी और एक सवाल का जवाब था। एक नौजवान अलीगढ़ में मुझसे सवाल पूछे कि आप पर बड़े इल्ज़ाम हैं, आपकी पार्टी पे इल्ज़ाम है, और मैंने कोशिश ये की कि जवाब में उसको उसके दिल तक पहुंच सकूं। और मैंने ये कहा कि इल्ज़ाम जो भी हैं, जो भी आप समझते हैं हमने गलत किया है, जो हमारी ज़िम्मेदारी है, लेकिन ये बताएं कि आज की हकीकत क्या है। कि आज अगर आप पर कोई दुश्वारी आती है, आप पर कोई हमला करता है, तो क्या मेरा फ़र्ज़ नहीं है कि मैं आपको बढ़कर और आपकी हिफाजत करूं? और क्या ये मेरा फ़र्ज़ नहीं है कि जो आप पर हमला करे उससे मैं ये कहूं कि तुम ऐसा करोगे तो 10 साल बाद कैसे आकर एक और नौजवान का सामना तुम कर पाओगे? तो वो एक जुज़, एक निचोड़ था उस बात का, और उस सवाल का जो बार बार हमको मुख्तलिफ़ जगहों पर सुनना पड़ता है और जिसका जवाब कभी हम दे पाते हैं, कभी नहीं दे पाते हैं। लेकिन यकीनन मुस्तक़बिल को देखते हुए अगर किसी के दिल में इस किस्म के शुबहात हैं, और या वो किसी सियासी मकसद से ऐसी बात को के हवाले से हमें मजबूर करना चाहता है, तो इसका जवाब तो हमारे पास होना चाहिए। आपके पास जवाब होना चाहिए, लेकिन सवाल एक नहीं कई हैं सवाल, और मुसलमानों के हवाले से सवाल पहला तो ये है, जो यूपीए सरकार के दौरान ही काम हुआ, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई जिसमें आप एक वज़ीर की हैसियत से शामिल थे उस सरकार में, और उसने ये बिल्कुल वाज़ेह कर दिया, साफ़ कर दिया कि मुसलमानों की हालत हिंदुस्तान में बेइंतहा खस्ता है, दलितों से भी ज़्यादा खस्ता है। और एकदम से फिर नज़र गई कि कांग्रेस के ट्रैक रिकॉर्ड पे, अगर चलिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने में कांग्रेस का हाथ था, लेकिन कांग्रेस के ज़माने में जो मुसलमानों की बदहाली है, उस बदहाली के लिए कौन ज़िम्मेदार है? तो एक डॉक्टर से आप ये कह रहे हैं कि तुमने ये कहा कि मेरी सेहत इस वक्त नाजुक है, तो इसके लिए ज़िम्मेदार कौन है? तुम ही ज़िम्मेदार हो। आखिर मेरा इलाज तो तुम ही करते हो, और इसलिए सारी ज़िम्मेदारी तुम्हें पे डाल देता हूँ। तो अगर ये रवैया रहेगा तो अपना इलाज हम कैसे करेंगे, और डॉक्टर का फ़ायदा हम कैसे उठा सकेंगे? जो हकीकत है वो सच्चर कमेटी में है। सच्चर कमेटी ने ये नहीं बताया कि इसके वजूहात क्या थे। उस पर भी तफसील से बात हो सकती है। हिंदुस्तान की तक़सीम के बाद अगर किसी वजह से मुसलमानों पर उतनी तवज्जो नहीं हम दे पाए जितनी औरों पे दी, दलितों पर दी, उस बात की सहमति मुसलमानों की भी थी कि हम आइन में और अपनी कारगुजारी में सबसे पहले अगर अहमियत किसी बात को दें तो उन लोगों को दें जिनका शोषण हुआ, जिनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ, पीढ़ी दर पीढ़ी हुआ। लेकिन फिर कुछ साल बाद ऐसा लगा कि इसका कुछ फ़ायदा तो हुआ है उन लोगों को जो मज़लूम थे, लेकिन जहाँ एक तरफ उन पर हमने अपना फोकस रखा है, वहाँ दूसरी तरफ मुसलमानों की तरफ फोकस की भी ज़रूरत थी। और इसलिए सच्चर कमेटी को बैठाकर हमने अपने आप से सवाल पूछे और कोशिश ये करी कि हकीकत सामने आए, ताकि फिर उसका कोई इलाज निकाला जाए और उसका फिर कोई इंतज़ाम किया जाए। कोई इलाज निकाला गया क्या? फिर यकीनन निकाला गया। मैं तो खुद वज़ीर रहा उस डिपार्टमेंट का, माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट का, और उसमें एक जो सबसे अहम बात हमने मानी और जिसको हमने परस्यू किया
वो तालीम का मसला था, और तालीम के लिए लाखों की स्कॉलरशिप्स नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए स्कूल्स में और कॉलेजेस में मुहैया कराने की हमने एक मुहिम शुरू की, और हम लाखों की तादाद में वो स्कॉलरशिप्स दे पाए। उसके बाद फिर ट्रेनिंग के बाद फिर रोज़गार देना, रोज़गार के साथ साथ जो मरकज़ी हुकूमत या जो स्टेट हुकूमत का था उसमें रिजर्वेशंस का सवाल आया, आरक्षण का सवाल आया, और उस पर इख्तलाफ था देश में, मुल्क में इख्तलाफ था। कहीं पर कामयाब हो गया। जहाँ तक हैदराबाद का सवाल है, हुकूमत ने वहाँ पर उसी चीज़ को लेजिस्लेट किया, उसको सुप्रीम कोर्ट ने मानते हुए उसको महफूज रखा। लेकिन हैदराबाद से बाहर, आंध्रा से बाहर जो हमारी कोशिश थी कि उसको वहाँ तक पहुँचाया जाए, वो आखिरी वक्त में स्टे ऑर्डर हुआ और उसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। लेकिन अभी ये मसला सुप्रीम कोर्ट के सामने है, और जब सुप्रीम कोर्ट इस पर आखिरी फैसला सुनाएगा तब फिर देखेंगे कि इसमें हमारी जो कोशिश थी वो कितनी कामयाब हो सकती है। मुसलमानों की हालत आज कैसी है? देखिए कैसी है, मेरे पास वो ज़राए नहीं है जो सच्चर कमेटी के पास या रंगनाथ मिश्रा के पास थे। उनके हवाले से बता दीजिए। लेकिन उसके बाद अबू साले शरीफ साहब की एक किताब और निकली है। अबू साले शरीफ सेक्रेटरी थे सच्चर कमेटी के, रिपोर्ट में उनका एक बहुत बड़ा दखल रहा था, और उन्होंने 10 साल बाद एक रिव्यू किया, और रिव्यू करके ये बताया कि उसमें किस किस जगह पर हम कामयाब हुए, और हमने हालात में कुछ तब्दीली वहाँ देखी है, और कहाँ कहाँ पर हम कामयाब नहीं हो पाए। उन्होंने क्या मतलब, हम कामयाबी में हमसे क्या मतलब, हम में कौन है, सरकार या कांग्रेस? हम में कांग्रेस को क्यों कहते हैं? हुकूमत की बात है। हुकूमत भी सिर्फ हुकूमत नहीं होती, बल्कि हुकूमत नुमाइंदगी करती है मुल्क की। तो मुल्क कितना कामयाब हुआ और कितना कामयाब नहीं हो, कहाँ कामयाब नहीं हुआ मुसलमानों के हवाले से? जहाँ नहीं हो पाया वो बात वाज़ेह है। रोज़गार देने में, नौकरियाँ देने में, जो हुकूमत के नीचे जो नौकरियां हैं उसमें जो रिजर्वेशंस और लोग लेते हैं, जो पिछड़े वर्ग के लोग लेते हैं, जो पसमानदा लोग लेते हैं, उसमें जो हक पसमानदा मुसलमानों का है वो नहीं मिल पाता है। इस पर हमने गौर करके, और इसी वजह से हमने ये चाहा था कि पसमानदा लोगों का जो हिस्सा है उसमें पसमानदा मुसलमान जो हैं उनको अलग से हिस्सा मिले। अब इस बात को लेकर एक कानूनी पेच आ जाता है कि आप पसमानदा मुसलमान कह रहे हैं, इसका मतलब आप मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन दे रहे हैं, जिसकी इजाज़त कानून नहीं देता। तो इस पर भी हमने एक बहस तैयार की थी कि जब हम और पसमानदा लोगों का जिक्र करते हैं तो हम उसमें कम से कम पसमानदा कास्ट का ही जिक्र करते हैं। तो अगर कास्ट को पसमानदगी के मकसद से हम देख सकते हैं, तो हम मज़हब को उस मकसद से क्यों नहीं देख सकते? बहरहाल उसका जो बीच का रास्ता निकला वो ये निकला कि जो पसमानदा मुसलमान हैं आखिर वो भी तो उसी कैटेगरी के हैं जो उन कम्युनिटीज़ से हैं, जैसे रंगरेज़ हैं, सैफ़ी हैं, भिश्ती हैं, कुरैशी हैं, अंसारी हैं। तो उनको हम क्यों नहीं वो मदद कर सकते हैं जो उन्हीं की हैसियत वाले लोगों को हम दूसरी तरफ करते हैं। ठीक है सलमान साहब, थोड़ा गुज़िश्ता 4 साल पे आ जाते हैं। ये जो मोदी हुकूमत के 4 साल हैं, मैं जिन मुसलमानों से बात करता हूँ उनसे जो मुझे फ़ीडबैक मिलती है वो बराह रास्त इस तरह की मिलती है, पढ़े लिखे हों या बेपढ़े लिखे हों, कि इसका डेटा ज़रा मुश्किल से मिलेगा, लेकिन ये कि परेशान हैं, नाराज़ हैं। ऐसा लगता है जैसे उनकी टोपी हर रोज़ उछल रही है। आपको कभी मुसलमानों से इस तरह की फ़ीडबैक मिलती है जैसे मैं आपको फ़ीडबैक दे रहा हूँ? क्यों नहीं मिलती है? उन्हीं के बीच में रहने वाले हम लोग हैं, आवाम के बीच में रहने वाले हैं। और इसको आप ये मत कहिए कि ये जो फ़ीडबैक है वो सिर्फ मुसलमानों का है। ये फ़ीडबैक हर उस शख्स का है जो इंसाफ में यकीन रखता है और जो मानता है कि सोशल जस्टिस मिलना चाहिए। तो उसमें सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं, और लोग भी हैं जो ये मानते हैं कि मुसलमानों के साथ वो इंसाफ नहीं हो रहा है पिछले 4 साल में जो उनका हक बनता है। 4 साल में क्या हुआ है मुसलमानों के साथ, कुछ थोड़ा सा इख्तिसार संक्षेप में आप बता सकते हैं जिससे उनको तकलीफ़ पहुंचती है? क्योंकि आप एक लेवल पे उनसे इंटरेक्ट करते हैं, आपने खुद ही कहा कम्युनिटी के साथ में आपका इंटरेक्शन है। इससे सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो भी हमारी स्कीम्स थी या जो भी हमारी कोशिश थी, एक तो
उसमें अड़चने डालना या उसको फंड नहीं करना, उसको उतना पैसा बजट में नहीं देना जितना उसमें हम उम्मीद करते थे कि धीरे धीरे बढ़ता हुआ चला जाएगा। दूसरी तरफ जो खौफ में लोग हैं, जिस किस्म से लोग अपनी हिफाजत के बारे में परेशान हैं, और जो हादसे हो रहे हैं मुल्क में, जिस तरह से लोगों को किसी भी वजह या किसी भी बहाने से लोगों पर हमले हो रहे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा ख़तरा महसूस लोग कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ जो बार बार बड़े बड़े ओहदों पर लोग हैं और जो इस किस्म की बात करते हैं कि अगर हमें वोट नहीं दोगे तो तुम्हें मालूम है तुमको मुल्क छोड़ के जाना होगा और पाकिस्तान चला जाना होगा, बहुत बेहूदगी की और बहुत बेज़िम्मेदारी की बातें कही जाती हैं। तो जाहिर है इस पर कुछ ना कुछ तो असर मुसलमानों पे पड़ता ही है। और लगता ऐसा है कि मुसलमान उस तरह से खुलकर नहीं बोल पाते हैं जिस तरह से पिछले 4 साल से पहले बोला करते थे, हमारे वक्त में बोला करते थे। और हमारी शिकायत भी करने के लिए जब वो खुलकर अपनी बात कहते थे, वो आज इस मौजूदा हुकूमत की शिकायत करने के लिए वो नहीं कह पाते हैं, खुलकर नहीं कह पाते। कांग्रेस को इस बात का एहसास है कि मुसलमान किस शिद्दत के साथ में परेशान हैं? यकीनन आता है, लेकिन इसमें इसका एक और पहलू है और शायद आपका इशारा उसी तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा। पहलू ये है कि इसमें तदबीर क्या होनी चाहिए, इसमें हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। हम पर इल्ज़ाम ये लगा था, आपने अभी तक जितने सवाल पूछे उसमें जो ढाल है आपके सवालों का वो यही है कि आपने चाहा होगा लेकिन उसके बावजूद आप कुछ कर नहीं पाए या आपने कुछ किया नहीं, जितना आपको करना चाहिए था वो आपने किया नहीं। लेकिन पिछले इलेक्शन में हम पर सवाल ये उठाया गया और उन लोगों ने उठाया जो इलेक्शन में कामयाब हुए, इंतखाब में कामयाब हुए, उन्होंने सवाल हम पर ये उठाया कि आप तो सिर्फ मुसलमानों के लिए ही करते हैं, आप तो सिर्फ तुष्टीकरण और अपीज़मेंट की ही सियासत करते हैं और वोट बैंक की आप सियासत करते हैं। ये सही है कि बहुत सारे सालों से मुसलमानों का वोट हमें मिलता रहा। ये भी सही है कि उसके बाद कुछ और पार्टीज़ आई, उसमें समाजवादी भी है, बीएसपी भी है, और पार्टियां हैं, ममता बनर्जी हैं, जिन्होंने मुसलमानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपनी तरफ खींच लिया। कभी वो लौट के आता है, कभी फिर खिंच जाता है। लेकिन इल्ज़ाम हम पे लगा अकेले कि आपकी वजह से, आपके अपीज़मेंट की वजह से ये हिंदुस्तान का निज़ाम जो है वो बिगड़ा है, और इस बात को लेकर हमको इलेक्शन हराया गया। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी आइडियोलॉजी बदल दें, हम अपनी सोच बदल दें, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ज़रूरी ये हो जाता है कि हम अपनी स्ट्रैटेजी बदल दें। अच्छा, एक बात मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा, बीजेपी या से पहले जनसंघ ऐसा नहीं है, पिछले 20 साल से, 40 साल से, 50 साल से कहते आए तुष्टीकरण, अपीज़मेंट। कभी वो लेबल काम करता था, कभी चिपकता था, कभी नहीं चिपकता था, वो काम कर गया। ठीक है, शाहबानों के वक्त भी ये मसला आया था कि मुसलमानों का तुष्टीकरण होता है, बाबरी मस्जिद के हवाले से भी बात हुई। साथ ही साथ बीजेपी के लीडर्स, मैंने 20 बार इंटरव्यू किया है बहुत बड़े बड़े लीडर से बीजेपी को, और उन्होंने ये भी बात कही कि नहीं, वो मुसलमानों का कुछ भी नहीं किया कांग्रेस ने, वो भी मानते हैं। नरेंद्र मोदी से भी पूछ लीजिए, वो भी ये कहेंगे कि कांग्रेस के ज़माने में मुसलमान का कुछ नहीं हो पाया। तो बड़ी दिलचस्प बात यह है कि वो एक तरफ अपीज़मेंट का नारा भी लगाते हैं कि मुसलमानों के साथ हुआ, और साथ में ये भी है कि उनको कुछ नहीं मिला, और हकीकत भी एग्जैक्टली यही है। अगर आप मुझसे पूछें एक तज्जिया निगार की हैसियत से, कैसे हो सकती हैं ये दोनों चीज़ें मुमकिन हैं? अपीज़मेंट विदाउट गिविंग एनीथिंग, मतलब आप ज़बानी जमा खर्च की बुनियाद पर ही कह रहे हैं कि अपीज़मेंट था, तो ज़बानी जमा खर्च पे तो अपीज़मेंट नहीं हो सकता। अपीज़मेंट के लिए कुछ देने की ज़रूरत होती है। एग्जैक्टली। देखिए, ऐसा है कि शाहबानों के मसले पे कांग्रेस कंसीड कर गई। अब ये मुसलमानों के हिस्से में क्या आया, मतलब उसके बच्चे को नौकरी मिली नहीं मिली, उसकी जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ मिला नहीं मिला, वो उतना ही इनसिक्योर पहले था, शाहबानों से पहले, शाहबानों के बाद में भी रहा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अक़लियती किरदार बहाल हुआ नहीं हुआ, आम तौर पर मुसलमानों को उससे क्या भला हुआ, उर्दू को दूसरी ज़बान का दर्जा मिला नहीं मिला, उससे मुसलमानों को क्या मिला। तो अगर छोड़ी
बहुत ज़बानी जमा खर्च कर दी, उसने मुजाहरा कर दिया कांग्रेस ने, उससे मुसलमानों का उत्थान नहीं हुआ, अपलिफ्टमेंट नहीं हुआ। कोई बात नहीं, तो एग्जैक्टली यही पॉइंट। कोई बात नहीं हुआ। आप उसी तालिब इल्म की तरह आज मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, तो कुछ नहीं हुआ का मैं जवाब ये दूं कि अभी नहीं होगा कुछ, या मैं ये जवाब दूं कि हमें एक सच्ची कोशिश तो करने दीजिए। आज सच्ची कोशिश कीजिए, और सच्ची कोशिश करने के लिए आज के हालात में और जिस तरह से हर चीज़ को तोड़ मरोड़ के भारतीय जनता पार्टी पेश करती है सियासत में, उसको किस तरह से हैंडल करना है ताकि हम उस मकाम पर पहुंच सकें जहां हम सच्चे मन से और सच्चे दिल से कुछ कर सकें। हिंदुस्तान एक लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, सच्ची कोशिश। गुज़िश्ता 60 साल में किस तरह की कोशिश थी वो? नहीं, सच्ची कोशिश आप कभी इलाज कराते हैं हमेशा ठीक ही हो जाते हैं? हमेशा डॉक्टर आपको बचा लेता है? नहीं होता है ना। डॉक्टर हमेशा अच्छा डॉक्टर और उससे बेहतर डॉक्टर और उससे बेहतर स्पेशलिस्ट आप ढूंढते रहते हैं जब तक आपका पूरा इलाज ना हो जाए। लेकिन एक डॉक्टर आपको दवा दे और आप सेहतमंद ना हो तो आप ये कहें कि तुमने सच्ची कोशिश नहीं करी मुझे सेहतमंद करने की, तो वो फिर मैं समझता नहीं कि उस बात में कोई। सलमान साहब, मैंने कुछ मुसलमान लोगों से भी बात की, लीडर से भी बात की, और मुसलमान जैसे आपने कहा कि छोड़िए जो हिंदुस्तान के एनालिस्ट हैं उनसे भी बात की। वो एक बात कहते हैं, A.K. एंटनी साहब ने एक इशारा किया था कांग्रेस के बारे में, वो ये था कि कहीं कांग्रेस का परसेप्शन ये है कि ये प्रो माइनॉरिटीज़ है, और इस टैग को शायद उन्होंने इशारा किया था, उसको हमें छुटकारा हासिल करना होगा कि प्रो माइनॉरिटी हम माने जाते हैं, उसकी वजह से हमें हिंदू के हाथों नुकसान होता है। नहीं कहा था उन्होंने? ऐसा नहीं उन्होंने, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं और वो बहुत साफ जहन के एक बहुत आला दर्जे के रहनुमा हमारे हैं। उन्होंने केरला की जो सियासत है खुसूसन उसके कॉन्टेक्स्ट में इस बात को कहा था कि लोग ये कहते हैं कि वहाँ आप मुसलमान को हिस्सा नहीं देते हैं गवर्नमेंट में, तो उन्होंने ये कहा था कि हमारे, क्योंकि केरला कांग्रेस जो क्रिश्चियंस की है और क्योंकि जो मुसलमानों के वहाँ जो पार्टीज़ हैं उनके साथ हमारा अलायंस होता है, इस वजह से उन लोगों को जब हम अपनी कैबिनेट में रख लेते हैं तो फिर हमें और अक़लियत के लोग या मुसलमान और फिर कैबिनेट में रखना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, इस बात को आप समझ लें। ऐसा नहीं है कि हम मदद नहीं करना चाहते। मुसलमान की अगर मदद करनी है तो बिना मुसलमान के हो भी सकती है, और मुसलमान की मदद करनी है तो अपने साथ वाले एक साथी को कैबिनेट में रखकर तब भी हो सकती है। लेकिन तब भी अगर मुमकिन हो तो अपनी पार्टी में जो नेशनलिस्ट मुस्लिम्स आपकी पार्टी में हैं उनको भी कहीं हिस्सा मिले, इसकी कोशिश की जा सकती है। लेकिन मुजाहरा करना और इस पर इंसिस्ट करना कि हमें आप रखिए नहीं तो हम मानेंगे कि आप एंटी मुस्लिम हैं, वो सही नहीं है। ठीक है, ऑफ द रिकॉर्ड मैं कुछ कांग्रेस के लोगों से बात करता हूं तो मुझे एक इशारा देते हैं कि देखो बीजेपी ने इतना एंटी हिंदू बना रखा है, एक परसेप्शन क्रिएट किया है कांग्रेस का कि उसको उस इमेज को थोड़ा डाइल्यूट करना है। शशि थरूर साहब से मैंने बात की थी ऑन रिकॉर्ड, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि हाँ वो अपने आप को हिंदू कहते हैं, हम भी हिंदू हैं और हम दूसरी तरह के हिंदू हैं, वो एक अलग तरह के हिंदू हैं, यानी हिंदुत्ववादी हैं। तो पॉइंट ये है कि कांग्रेस के अंदर इस तरह का एक रिवाइवलिज्म है किसी स्टेज पे कि भाई आपको एंटी हिंदू बीजेपी ने ऑलमोस्ट करार दे दिया है, तो आपको थोड़ा सा ज़रा हिंदुत्व की जानिब भी कदम, यानी सॉफ्ट हिंदुत्व कह सकते हैं। तो मतलब ये हुआ है कि देखिए राहुल गांधी 10 के जगह 15 मंदिरों में जाते हैं और नरेंद्र मोदी 5 मंदिरों में जाते हैं। अब ये थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो शायद उससे कांग्रेस को फ़ायदा हो। ऑलमोस्ट इस तरह की रेस है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में कि उनको सॉफ्ट हिंदुत्व की अपनी इमेज बनानी है। अब साथ ही साथ मुसलमान का वोट भी चाहिए आपको। मुसलमान का वोट किस लिए चाहिए आपको फिर? नहीं, साथ ही साथ मुसलमान का वोट चाहिए, मुझे समझ में नहीं आया। हमें किसी भी पार्टी को इंतखाब में कामयाब होने के लिए सिर्फ एक ही जमात का वोट मिलने से तो वो कामयाब नहीं हो सकता है। हमें सबका वोट चाहिए है, और डेमोक्रेसी में, एक जमहूरियत में इस बात की ज़रूरत भी है और इस बात का हक़ भी है। हम किसी को अलग करें और कहें कि हमें आपका वोट नहीं चाहिए, जो बीजेपी करती चली आई है कि हमें आपका अक़लियत का वोट नहीं चाहिए, अक्सरियत से हम जीत जाएंगे। हिंदुस्तान में सियासत को कांग्रेस इस नज़रिए से ना कभी देखा ना अब देख रही है। हम ये मानते हैं कि अक्सरियत और अक़लियत का एक ही मकसद है, दोनों का मिलकर एक ही मकसद है, और दोनों के बीच में
एक तज़ावुन होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए दोनों के बीच में, और उसमें अक्सरियत के भी कुछ हक़ हैं और अक़लियत के भी कुछ हक़ हैं। वो हक़ जितने हुकूक़ हैं वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, हमारे निज़ाम में, आइनी निज़ाम में वो सब ज़ाहिर हैं, लेकिन उनको अमली जामा पहनाना वो रोज़मर्रा सियासत की एक ज़िम्मेदारी बन जाती है। अब हम एक सच ही काम कर रहे हैं और दूसरा उस पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहा है, तो हम सिर्फ इस हद तक अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि हमारे सच काम पर कोई दूसरा झूठा इल्ज़ाम ना लगा सके। आपकी स्ट्रैटेजी के हवाले से मेरा अगला सवाल यूँ ही आता है, क्योंकि आपने उसका जिक्र कर दिया कि मैं ये समझना चाहता हूँ, और ख़ास तौर पे उन लोगों की जानिब से जो ये कहते हैं कि अगर मुसलमान कांग्रेस को वोट देगा तो कांग्रेस किस तरह के एश्योरेंसेस देने के लिए तैयार है। कांग्रेस ऑन ए पीस ऑफ पेपर तहरीरी तौर पे क्या कहने के लिए तैयार है अपने किसी मैनिफेस्टो में कि मुसलमानों को किस तरह से ध्यान रखेगी, या फिर वही होगा कि 60 साल तक जो डराया गया मुसलमान को बीजेपी आ जाएगी या जनसंघ आ जाएगी, आरएसएस आ जाएगी, उस खौफ के आधार पे ही मुसलमान वोट देगा कांग्रेस को, या कोई पॉजिटिव रीजन है आपके पास? अब तो खौफ का इल्ज़ाम हम पर मत दीजिए, क्योंकि बीजेपी तो आ गई। तो अब हम ये उनको खौफ दें कि बीजेपी रहेगी, ये खौफ देकर हम वोट लें, ऐसा नहीं है। हमने वोट पहले भी बिना खौफ के लेने की कोशिश की थी और आज भी बिना खौफ के लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन जो हकीकत है उस हकीकत की तरफ इशारा तो करेंगे। क्या तुम खुश हो, ये तो हम वोटर से पूछेंगे। क्या तुम इस वक्त मुतमईन हो, ये तो हम वोटर से पूछेंगे। और खुश और मुतमईन अगर नहीं हो तो आखिर हमसे क्या तवक्को करते हो, क्या चाहते हो, हम उसका जिक्र तो करेंगे, हम उसको लिखेंगे तो कि आप इस चीज़ को चाहते हैं, ये हम देंगे। क्या मैं ये समझूं कि सलमान खुर्शीद उन लोगों में हैं कांग्रेस में इस वक्त जो इस चीज़ को एम्फेसाइज करना चाहते हैं कि साहब अगर आपको कम्युनिटी को एश्योरेंस देना है तो थोड़ा सा ज़रा खुल कर दीजिए कि क्या एश्योरेंस है? नहीं, वो तो सियासत में हमेशा ऐसे ही होना चाहिए ना। सियासत में एक ट्रांसपेरेंट और एक खुली ज़बान आप इस्तेमाल करें कि हकीकत को आप किस नज़र से देखते हैं और हकीकत के ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहते हैं और क्या मंसूबे आपके हैं वो आप पेश करें। ये सियासत में मैं समझता हूँ हर एक की ज़िम्मेदारी है। हर सियासी जमात जो है उसको सच्चाई के साथ हमेशा इस बात को नहीं कहती, और उसका वजह यह है कि वो कोशिश करती है कि किसी न किसी तरह से औने पौने वो सभी लोगों का वोट ले ले। लेकिन सबका वोट ज़रूरी है, होना चाहिए, लेकिन सबका वोट आप अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज़ करके नहीं ले सकते हैं। और आइडियोलॉजी कांग्रेस की नेहरूवियन गांधीयन आइडियोलॉजी जो है वो साबित है, वो कायल, उसके हम कायल हैं, और उसी के दायरे के अंदर हम जो भी कहेंगे वो उसी के दायरे के अंदर हम कहेंगे। अब इस सिचुएशन में एक दो सवाल यूँ भी आ जाते हैं कि प्रणब मुखर्जी ये कांग्रेस के अंदर की पोस्चरिंग है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं और आरएसएस की एक बड़ी मीट में जाते हैं। आपको ये सारी चीज़ें मुनासिब लगती हैं, नॉर्मल लगती हैं? मुनासिब मैं जाऊं ना जाऊं और वो जाए ना जाए इसमें बड़ा फ़र्क है। वो हिंदुस्तान के राष्ट्रपति रह चुके हैं। राष्ट्रपति का एक फ़र्ज़ होता है कि वो हर एक की सुने और हर एक को साथ लेकर चलने की कोशिश करे जहाँ तक मुमकिन हो। अब उन्होंने उस पर गौर किया होगा, उन्होंने गहराई से सोचा होगा और उसके बाद उन्होंने फ़ैसला किया। बहुत सारे हमारे साथियों ने उस पर एतराज़ किया, उनको ख़त लिखा आप ना जाएं। मुझसे जब लोगों ने पूछा तो मैंने कहा कि जिस शख्स की हमने इतनी इज़्ज़त की है और जिस पर हमने जितना एतबार किया है, तो आज उनके एक फ़ैसले को पर हम अपनी पूरी जो उनसे जो पूरा रिश्ता है वो हम बिगाड़ लें। क्यों बिगाड़ लें? देखते हैं वो वहाँ जाएंगे तो क्या कहेंगे। अब उनके वहाँ जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया उनकी बात का और ये कहा कि ये अच्छी राय दी है आरएसएस को और अब आरएसएस की ज़िम्मेदारी है कि इस राय को वो माने। अब आरएसएस वाले माने ना माने वो अलग बात है, लेकिन आरएसएस ने उनको क्यों बुलाया इस पर भी मैं समझता हूँ थोड़ा गौर करना चाहिए। वैसे मैं अगर आपसे ही थोड़ा सा जानना चाहूँ, हालांकि आप आरएसएस की तरफ से क्यों बात करेंगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इंसान का शक भी होता है, आरएसएस ने क्यों बुलाया उनको? मैं कैसे जानूँ? भाई आप उनसे पूछें और आरएसएस से पूछें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस
एक मैसेज ये देना चाहती है, एक पैगाम ये देना चाहती है कि हम सब लोगों के बीच में रहना चाहते हैं। हमें किसी से गुरेज नहीं है, हम किसी को अनटचेबल नहीं मानते हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर वो ऐसे हो जाते हैं और उनमें उनके जहन में ये तब्दीली आती है तो उसका इस्तकबाल करना चाहिए, क्योंकि आरएसएस तब्दीली के बाद भी हम जैसे लोगों के लिए एक ऐसी जमात नहीं होगी जिसमें हम खुद जा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद मुल्क के लिए अगर बेहतर है कि उनमें उनके जहन में कुछ तब्दीली आए तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। सलमान साहब, आपने अलीगढ़ में जो इंटरव्यू दिया और उसके बाद में कुछ एक दो आपके जो तबसरे सामने निकल कर आए, उसके बाद में कुछ लोगों ने शक का इजहार किया कि सलमान साहब कांग्रेस में हैं या नहीं हैं, या कांग्रेस छोड़ने का कोई इरादा तो नहीं है? मेरी एक राय है, जिसके जहन में ये बात है मुझे लगता है वो कांग्रेसी नहीं है। वो कोई भी हो सकता है, लेकिन ये कि सलमान साहब कांग्रेस में हैं या नहीं है? मैं बता रहा हूँ कि वो कांग्रेसी नहीं है, और सलमान साहब ये चाहेंगे कि कांग्रेसी की ही बात पर सलमान रिएक्ट करें। जिस आदमी को अकीदत नहीं है कांग्रेस में, वो ऐसा सवाल पूछे तो मुझ पर क्या असर पड़ता है? इस तरह की कयास आराइयाँ जारी रहती हैं कि सलमान खुर्शीद साहब गालिबन कांग्रेस की तरफ से ना होके शायद किसी और की तरफ से इलेक्शन लड़ने की कोशिश करें। क्यों? अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं यहाँ क्यों बैठा होता? अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं क्यों राहुल गांधी के पेपर्स पे साइन करता? मुझे ऐसा अगर करना होता तो मेरे पास ऐसा कौन सा ऑल्टरनेटिव आ सकता है जिसको मैं कांग्रेस से ज़्यादा बेहतर समझता हूँ, या जिसके लिए मैं अपने 3 पुश्तों का कांग्रेस से रिश्ता तोड़ सकता हूँ। लोग हैं ऐसे जिन्होंने रिश्ते तोड़े हैं, बहुत सारे लोग हैं, और जब वो तोड़ के गए थे तब मैंने ये कहा था कि आज जा रहे हैं, फिर रोकर लौट के वापस आएंगे। और मैं इलेक्शन हारा हूँ और जीता हूँ, मुझे कोई ओहदा मिला है या नहीं मिला है, मैं कांग्रेस के साथ रहा हूँ, कांग्रेस के साथ रहूँगा। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान का मुस्तकबिल कांग्रेस के हाथ में ही मजबूत होगा। कांग्रेस से अगर निकल जाएगा हिंदुस्तान का मुस्तकबिल तो अल्लाह जाने क्या होगा। और मुसलमान का मुस्तकबिल कांग्रेस के साथ में कुछ थोड़ा बहुत महफूज है, या वैसे ही 60 साल चलेगा जैसे अब तक हुआ? मुझे पूरा यकीन है कि महफूज है। अब मुसलमान को फैसला करने दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान साहब। शुक्रिया जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। Cine Inc.com